दिन 620 किलोमीटर, पर मंजिल क्या थी? जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न हो गई है। सवाल यह है कि इसकी मंजिल पार्टी के लिए जन आशीर्वाद था या फिर भूपेंद्र सिंह यादव के लिए? कयास और अटकलों का बाजार गर्म है। सच्चाई क्या है, समझिए जन आशीर्वाद की इनसाइड स्टोरी। कोरोना काल में किसी भी सियासी कार्यक्रम को कोरोना प्रोटोकॉल की कसौटी पर अगर कस के देखें तो सियासी दल बगले झांकते नजर आएंगे, लेकिन जब ज्ञान देने वाले सियासत ही परोस रहे हैं तो चलिए आज उस राजनीतिक भोजन का स्वाद देखते हैं कि कैसा रहा। अब भी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खेलने वाला है। इतिहास गवाह है, जब बीजेपी ने राजस्थान में सियासी यात्रा निकाली है, बदलाव हुआ है, जनता का आशीर्वाद मिला है। चाहे भैरव सिंह शेखावत हो या वसुंधरा राजे, इस बार चर्चा जन आशीर्वाद यात्रा की हो रही है। लेकिन इस बार यात्रा की धुरी भूपेंद्र सिंह यादव के इर्द गिर्द है। 3 दिनों तक चली इस यात्रा को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं, कयास हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह यादव बड़ी ही साफगोई से हर चर्चा, हर अटकलों को विराम देते नजर आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेशों में जहाँ संगठन ने मुझे दायित्व दिया है वहाँ पर मैंने ईमानदारी से काम कर लिया। इसलिए मैं ना तो दावेदार हूँ ना पार्टी ऐसा सोच रही है। दोनों ही बातें में स्पष्टता है हर पार्टी में। पहला विषय। दूसरा विषय, माननीय वसुंधरा जी के पुत्रवधू भी बीमार हैं। मेरी उनसे बात हुई है। अभी दिल्ली में जब सांसदों की बैठक हमने करी थी वो आई थी। पार्टी के हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। किसी भी राजनीतिक यात्रा की 2 मंजिल होती है, एक जो दिखाई जाती है और एक जो हासिल करनी होती है। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भूपेंद्र यादव कह जरूर रहे हैं कि देश की जनता के सामने इंट्रो नहीं हो पाया तो मोदी के नए महारथी यात्रा पर निकले, पर क्या वाकई इसका मकसद यही है और देश की जनता के सामने योजनाओं का प्रसार प्रचार करना है? राजनीतिक समझ रखने वालों की बात अगर माने तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और ही कह रहे हैं। चलिए हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा की वो कौन सी मंजिल है जो हमें साफ गोई से बताई नहीं गई। जन आशीर्वाद यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे। कहा गया अवाम को मुद्दों में व्यस्त रखने की कवायद है, ओबीसी को लुभाने की कोशिश है, किसानों को बीजेपी के साथ रखने का प्रयास है, ओबीसी की केंद्र सरकार में भागीदारी बढ़ाई गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ये मैसेज पहुंचाया गया। नेतृत्व विकसित हो, कार्यकर्ता तैयार रहे। जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश और किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए। भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद का मोर्चा संभाला, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी उलझन में है। पोस्टर्स पर वसुंधरा की वापसी हुई, भले ही साइज छोटा है। तो स्थिति यह है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में अगर राजे नहीं तो फिर कौन? कई दावेदार दौड़ में हैं। एक पुराना नाम फिर नई लिस्ट में जुड़ गया है। ऐसे में पहले से ही गुटबाजी को लेकर के तंज झेल रही पार्टी के सामने केवल जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बता देने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। जनता के आशीर्वाद के साथ में यहाँ पर जरूरत होगी अपनों के साथ की और एक क्लियर डायरेक्शन की। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जब इनसाइड स्टोरी की बात चल ही रही है तो अब देखिए गांव की सरकार की इनसाइड स्टोरी, वो इनसाइड स्टोरी जो लोकतंत्र के दिए के तले अंधेरे को खंगालती है। पार्टी से टिकट मिल गया तो नॉमिनेशन कर दिया, पर्चा खारिज नहीं हुआ तो चुनाव लड़ लिया, गोटियां फिट बैठी तो चुनाव जीत गए। लेकिन पंचायती राज चुनाव यानी सरकार की सुनहरी तस्वीर सिर्फ यहीं तक है। आगे की तस्वीर आप देखेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। नेताजी का ज्ञान, हे भगवान। कहाँ का चुनाव लड़ रहे हो? पंचायत समिति से।
पंचायत समिति सदस्य का लड़ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या क्या काम करोगे? जो पार्टी कराएगी वो करेंगे। विकास की संभालेंगे कमान, हे भगवान। पता नहीं है कहाँ कांग्रेस। कौन पार्टी होगी ना? कांग्रेस पार्टी। कहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या क्या काम करोगे? विकास के सारे जो पंचायत में काम होगा ना। ये चुप्पी, ये खामोशी और इसे चीर नेपथ्य से आती आवाज बता रही है कि भविष्य कितना उज्जवल है। और अब इसे चिढ़ाती एक हंसी भी सुन लीजिए। जिला परिषद तो लड़ रहे हो तो ना? ये जवाब विकास कराओगे। जी हाँ, लोकतंत्र हंस रहा है। जो सत्ता की चाबी थामेंगे वो विकास पर लगे ताले को कैसे खोलेंगे, ये सवाल लोकतंत्र को गुदगुदा रहा है। पंचायती चुनाव के मॉनसून में नॉमिनेशन के बादल छटने शुरू हुए तो लोकतंत्र पर बिजली बन गिरे प्रत्याशी। दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर वो प्रत्याशी पहुंचे जो जनता के बीच खुद को विकास का पर्याय बताकर बेचेंगे। आधी आबादी का दबदबा लोकतंत्र के पैरोकारों को तो निसार कर गया, पर विकास के खैरख्वाह सिर धुन कर रह गए। किस पद पर चुनाव हो रहे हैं, किस पद पर लड़ रहे हो? जीतोगे तो क्या बनोगे, जीते तो क्या करोगे, जीते तो किसे चुनोगे? महिला प्रत्याशियों के लिए तमाम सवाल एवरेस्ट की चढ़ाई से मुश्किल हो गए। घूंघट की वजह से घूंघट की आड़ में चेहरे की हवाइयां छिप गई और छिप गई वो हकीकत कि लोकतंत्र में एक होता है विजेता और एक होता है विजेता पति, जिसके पास पद नहीं होता लेकिन सारी बागडोर होती है। आप लोग मिलकर क्या बनाओगे? यहाँ पर क्या बनेगा फिर? जिला प्रमुख बनाना है। जिला प्रमुख बनाना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस पद पे चुनाव लड़ रहे हो? जिला परिषद का। जिला परिषद सदस्य का। हाँ। तो जिला परिषद सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे? प्रधान, जिला प्रमुख। गांव की सरकार के लिए ताल ठोक रही महिला प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव का क ख ग तक नहीं मालूम, पर कोई पीछे से क बोले तो क बोल लेंगी, ख बोले तो ख बोल लेंगी, ग बोले तो ग भी बोल लेंगी। जो पार्टी कराएगी वो करेंगे। पार्टी कराएगी तो करेगी। बिजली पानी रोड की व्यवस्था। आपके भी कोई मुद्दे हैं? बिजली पानी रोड की व्यवस्था बता दो। बिजली पानी रोड। बिजली पानी रोड। हाँ जी। सियासत में महिलाओं को मौका मिल रहा है। ये लोकतंत्र भी हो सकता है और समाजतंत्र भी। वो समाजतंत्र जो महिलाओं को यूं तो घूंघट में कैद रख सकता है, पर उसी घूंघट की आड़ में सत्ता में आने का मौका मिले तो फिर उस आड़ को आगे कर आड़ की आड़ से फायदा उठाने में गुरेज नहीं करेगा। लोकतंत्र का पर्व है, गांव की सरकार बनेगी धूमधाम से। विकास की उम्मीदों की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ विकास की उम्मीदें गिरती हैं धड़ाम से। वैसे क्वालिटी की बात करें तो उस पर बात करना बेमानी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और यहाँ क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी का सिक्का चलता है। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और क्वांटिटी का सिक्का चलेगा तो एथिक्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि बात तो बस एक टिकट की है। टिकट हर एक सियासी नेता का सपना। इसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी देखिए। कहीं किसी पार्टी का टिकट बिक गया, कहीं किसी पार्टी का सिंबल चोरी हो गया। कुछ जगह पे षड्यंत्रपूर्वक हमारे 2-3 सिंबल लगा दिए गए और हम इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने मथुरागढ़ थाना में FIR दर्ज कराई है। कहीं जिसने ज्यादा पैसा दिया उसे टिकट मिल गया। 10 लाख रुपए पहुंच गए हमारे और हमको पागल बनाया गया। फिर इन्होंने दोबारा दूसरे आदमी को इन्होंने जारी कर दिया है टिकट। टिकट के लिए साम दाम दंड भेद, टिकट के मारे नेता बेचारे। और हमारे जो भी प्रभारी आते हैं वो पक्षपात कर लेते हैं। एक अनाथ 100 बीमार, या यूं कहें कि एक टिकट कई दावेदार।
सियासी गलियारे में पहली सीढ़ी चढ़ने की ऐसी होड़ मची कि नियम कायदे सब ताक पर धरे रह गए। टिकटों के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाया गया। कहीं टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगे, कहीं टिकटों की बोली लगी, तो कहीं पार्टी सिंबल चोरी होने का मामला दर्ज हुआ। गांव की सरकार में टिकट के लिए होड़ सी लगी, जुगाड़ हुआ, हर हथकंडे अपनाए गए। नेताजी ने अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खूब चला। हद तो तब हो गई जब सिंबल चोरी तक का मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेस पर भी आंच आई, धांधली और फर्जीवाड़े तक के आरोप लगे। कामा विधायक जाहिदा खान ने तो हद ही कर दी। अपने रिश्तेदारों को टिकट भी दिलवा दिया और दूसरे विधायक के खिलाफ परिवारवाद की लिखित शिकायत भी कर दी। ये जांच का विषय है। आरोप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में अगर पाया गया तो उसके लिए प्रदेश कांग्रेस के संगठन माननीय डोटासरा जी को रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाई जाएगी। ये तो दौसा का हाल था, जोधपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। यहाँ भी टिकट पर टकराव दिखा, आरोप लगे, पक्षपात के और आरोप लगाने वाले रहे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, जिनका सिक्का टिकट बंटवारे में खूब चला और उसके बाद उन्होंने पक्षपात के आरोप भी लगाए। हमारे जो भी प्रभारी आते हैं वो पक्षपात कर लेते हैं। तो मैं आपका माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो आज हमारे यहाँ प्रभारी रामलाल जी जाट आए थे और बेहरवा जी थे, प्रशांत जी बेहरवा, वो आए थे, तो उसने ऐसा दबाव में आकर इतना गलत काम किया, जो आदमी नहीं जीतने वाला को टिकट दे दिया। दौसा और जोधपुर में तो मामला टिकट की छीना झपटी और पक्षपात तक रही, लेकिन भरतपुर में तो पार्टी सिंबल ही चोरी हो गई। कुछ जगह पे षड्यंत्रपूर्वक हमारे 2-3 सिंबल लगा दिए गए और इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने मथुरागढ़ थाना में FIR दर्ज कराई है। बीएसपी ने बाकायदा अपने 3 सिंबल चोरी होने का मामला थाने में दर्ज करवाया। वहीं पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप भी लगे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 लाख रुपए पहुंच गए हमारे, और हमको पागल बनाया गया। फिर इन्होंने दोबारा दूसरे आदमी को इन्होंने जारी कर दिया है टिकट। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ रोएं, कोई भी नहीं सुनता हमारी। कलेक्टर साहब ने भी कह दिया, मैं क्या करूँ इसमें। सियासत में अपने दाग कभी दिखाई नहीं देते। दरअसल अपने दाग अच्छे होते हैं और दूसरा दागी होता है। मरूदरा में भी टिकट बंटवारे को लेकर जो कुछ हुआ उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये सब नए सिरे से हुआ और अभी बहुत दूर तक जाएगा भी। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। टिकट के गणित के बाद अब बात उस गणित की जो उलझा सा है। अपराध के 2 आंकड़े आए हैं, एक जिस पर व्यवस्था अपनी पीठ थपथपा रही है और दूसरा वो जो विपक्ष की सियासत को चमका रही है। गुनाह पर कदर, महापाप पर आंकड़ों का जाप। मैथ्स यानी गणित, जिसे भाषा का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है। जो है सामने है, जैसा है वैसा ही है, पर वो सियासत ही क्या जो गणित को उलझा न दे। आंकड़े हकीकत के आईना होते हैं और इन्हीं आंकड़ों की कसौटी पर मरूधरा की कानून व्यवस्था हिचको लेखा रही है और मुंह चिढ़ा रही है उन्हें जिनकी जान, जिनकी इज्जत दांव पर है। ऑल इंडिया लेवल पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो पेंडिंग परसेंटेज है, ये पेंडिंग परसेंट हमारा केवल 9% है। आंकड़ों की भरमार है, छिपा लो जो छिपाना है, बता दो जो बताना है, बस मतलब सध जाए और क्या चाहिए। का ये भी फायदा हुआ है, जो ऑल इंडिया लेवल पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो पेंडिंग परसेंटेज है, जो इन्वेस्टिगेशन लंबित रहता है, वो 34% है। हमारे यहाँ क्योंकि एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है हर एक ज़िले में, ये पेंडिंग परसेंट हमारा केवल 9% है। वो इस यूनिट का ही फ़ायदा है
की डिस्पोजल में गति आई है। इसके साथ साथ मैं आपको निवेदन करूं कि आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में रेट ऑफ कन्विक्शन ऑल इंडिया लेवल जो है वो 23% है। केवल 23% ही कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। हमारे यहाँ ये 45% है। इंडिया में 32,497 19 के हैं क्राइम इन इंडिया। 32,497 ये रेप के मामले झूठे पाए गए थे पूरे इंडिया में, जिनमें से 12,080 हमारे हैं। डीजीपी साहब बड़े अधिकारी हैं। आधिकारिक आंकड़े लेकर मीडिया के बीच आए और इन आधिकारिक आंकड़ों से बीजेपी का 36 का आंकड़ा हो गया। मैं सोचता हूं कि इन पिछले साल में जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 किस आधार पे दिया है? क्या वो आंकड़ा या तो केंद्र सरकार का गलत है, और मैंने जो फिगर आपको दिए हैं उसको आप झुठला सकते हो क्या? मैंने आंकड़ों के साथ आपके 2020 के और 2021 के रेप की घटनाएं 25% बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसके बारे में मुझे फिगर के साथ बता देना। एफआईआर के आंकड़े बढ़ने में और अपराध के घटित होने में और उस अपराध पर घटित अपराध पर कार्रवाई होने में, इन तीनों पक्षों में ही फर्क है। मसला ये है कि राजस्थान में यदि ठीक तरीके से विश्लेषण किया जाए और जिस तरीके की घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में एक बात साफ नजर आती है कि कानून व्यवस्था ये राजस्थान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। तो अब जनता के बीच थे दो तरह के आंकड़े, एक डीजीपी साहब के और दूसरे बीजेपी के। रात ठंड चुकी थी, तलवारें भी निकल आई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आंकड़े तो महिला अपराध से ही जुड़े हुए थे। पर डीजीपी और बीजेपी दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज का यूज कर अपनी अपनी चमका रहे थे। आधी आबादी के वोट चाहिए तो नारा दीजिए, आवाज उठाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे और किसी भी मुद्दे पर किरकिरी ना हो, इसके लिए जवाब हर वक्त तैयार होना चाहिए, क्योंकि यही सियासत की रवायत है। इसलिए खाली आंकड़ों से तुलना नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाते साहब के नेतृत्व में जो पुलिस बल काम कर रहा है, आने वाले वक्त में मजबूती के साथ में वो ये परवाह नहीं करेगा कि कौन क्या कह रहा है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो प्रायोरिटी रख के हमें आगे बढ़ना है। तो देखा आपने सियासत की मैच कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें आंकड़े वो नहीं कहते जो दिखते हैं, बल्कि वो कहते हैं जो किसी न किसी एंगल को साधते हैं। यानी राजनीति में गणित की भाषा भी शुद्ध नहीं रह जाती। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आंकड़ों पर सियासी संग्राम छिड़ा है और परंपरा है जिसके नाम पर कत्ल तक हो रहे हैं। सवाल समाज पर उठ रहे हैं, आखिर कब सोच बदलेगी, कब जहरीली मानसिकता खत्म होगी, कब तालिबानी तरीका बदलेगा और कब महिलाएं घूंघट की घुटन से मुक्त होंगी। इस खबर को सुनने से पहले भूल जाइए कि देश में संविधान है। इस खबर को सुनने से पहले भूल जाइए कि देश में परंपरा नाम की चिड़िया भी चहचहाती है। और इस खबर को सुनने से पहले ये भी भूल जाइए कि महिला भी इंसान है, क्योंकि अगर परंपरा की किताब खुलेगी तो एक महिला की जिंदगी के पन्ने को नोच कर फाड़ कर फेंकने में शान समझा जाएगा। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। जान पर भारी जहरीली मानसिकता। घूंघट नहीं डाला, मासूम को मार डाला। घूंघट नहीं निकालने की बात को लेकर उससे झगड़ा किया कल शाम को। उसने गुस्से में अपनी बच्ची को ऊपर से फेंक दिया। जिसने भी सुना हैरान रह गया। परंपरा को कोसने लगा। बहस छिड़ गई कि परंपरा बड़ी या फिर जान, क्योंकि अलवर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
पत्नी के घूंघट नहीं निकालने का गुस्सा पति ने अपनी 3 साल की बेटी पर निकाल दिया, उसकी जान लेकर। घूंघट को लेकर झगड़ा हुआ था, घूंघट नहीं निकालने को लेकर। उस झगड़े के दौरान मेरे पति ने मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के फिर इसको ऊपर से पटक दिया सर, जिससे उसकी हत्या हो गई। हत्या के पश्चात गांव वालों और उसके ससुर और उसके पति द्वारा उसका दाह संस्कार कर दिया बिना किसी को सूचित किए। घर में घूंघट, बाहर घूंघट, मर्यादा की दहलीज है घूंघट, मगर वक्त बदला लेकिन घूंघट वहीं का वहीं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा घूंघट प्रथा को रोका जाए। कानून अपराध से लड़ सकता है मगर परंपरा से कौन लड़ेगा, और सोच को बदलने वाली वैक्सीन कब और कौन लाएगा और किसे लगाएगा, ये अक्सर सवाल जरूर उठते हैं लेकिन इनका समाधान नहीं होता। बहस छिड़ी तो फिर से सवाल उठे, सोच में कमी है या फिर मानसिकता जहरीली हो गई है। क्या है कि हो सकता है कि इंसान जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे रहा है उसके अनकॉन्शियस माइंड में कई तरह के कोई विवाद चल रहे हों, क्योंकि कोई भी कारण बिना कारण के नहीं होता है। तो उसके मन में अब क्या विचार चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, हो सकता है कि वो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसका, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर एक चीज़ होती है कि प्रोजेक्शन, जिसमें कि व्यक्ति एक व्यक्ति का गुस्सा दूसरे व्यक्ति के ऊपर निकाल देता है। सवाल समाज की सोच पर भी है, पर समाधान क्या है? सरकार अपील तो कर ही रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर अमल कैसे हो? तालिबानी सोच का बदलना है, एक नया राजस्थान बनाना है। ये मर्द औरतों का दमन क्यों करते हैं? उनको जीने दे और उनके साथ हाथ मिला के चले। ये जो हम शुरू से हम लड़कियों को भी ये सिखाते हैं कि भैया भाइयों से उनको नीचा दर्जा देते हैं, यही हमारी गलती है। ये समाज बदल रहा है। उस आदमी की नीयत बच्ची को मारना नहीं थी, उस आदमी की नीयत ये थी कि ये पत्नी मेरा कहना क्यों नहीं मान रही, इसको मेरा हुक्म मानना चाहिए। तो इस सामाजिक मानसिकता को, इस पुरुष प्रधानता को जब तक हम जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे ये नहीं जाएगा। न वेदों में जिक्र है, न पुराणों में उल्लेख है, तो फिर कब घूंघट हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया? और अगर हिस्सा होता तो वेदों में ऋचाएं नहीं होती, और अगर हिस्सा होता तो राजा दशरथ के साथ माँ कैकेयी युद्ध में भाग नहीं लेती, और अगर हिस्सा होता तो माँ काली और दुर्गा असुरों का संहार नहीं करती। घूंघट एक सोच है, संस्कृति नहीं, जो कई बार तालिबानी हो जाती है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र और दिलीप चेची के साथ मैं लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। अब दे मुझे इजाजत, नमस्कार।